हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोच बीएसआर पे। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि मेरी लीक से थोड़ा सा हटके है। थोड़े दिन पहले आपने पुणे में एक केस हुआ, उसके बारे में सुना होगा। एक नवयुवक, 17 साल का नवयुवक जुवेनाइल, गाड़ी चला रहे थे, पोर्शे कार, एंड दो बच्चों को उसने हिट कर दिया। उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दोस्तों, ये पूरा माजरा क्या है, ये केस क्या है, इसको आइए समझते हैं एंड आमंत्रित करते हैं श्री टीकम जी शेखावत को अपने इस पॉडकास्ट पे। टीकम साहब, खमागणी एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। खमागणी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि टीकम साहब, ये प्यार से हम बोलते हैं टीकम साहब, टीकम शेखावत जी एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ पहले 10 साल इन्होंने सेवाएं दी एंड उसके बाद पुणेकर न्यूज, मुंबईकर न्यूज एंड सरकार खबर, पटना प्रेस, सरकार खबर एंड पटना प्रेस, इन सभी के कंसल्टिंग एडिटर एंड डायरेक्टर है टीकम साहब। टीकम शेखावत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरा माजरा क्या है। पहले तो उससे भी पहले आपकी थोड़ी सी जर्नी आप बताएंगे ताकि सभी लोग, हमारे श्रोतागण सारे इंस्पायर हो सके। मैं एक बहुत छोटे जगह से आता हूँ जिसका नाम भुसावल है, महाराष्ट्र में, जलगांव जिले में आता है। वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद बीबीएस और एमबीए किया उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ से, और फिर उसके बाद पुणे आ गए लगभग 2007 में। फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आई वाज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। लेकिन सरकारी नौकरी में दिल नहीं लगा और प्राइवेट सेक्टर में आ गए। प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10-12 साल पत्रकारिता, मैं कहूँगा मीडिया के साथ रहा। एग्जैक्टली पत्रकारिता कहना ठीक नहीं होगा। सो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया, आप जानते हैं, अगर पत्रकारिता की बात हो, मीडिया की बात करो, तो वो एक डेस्टिनेशन है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसी के साथ साथ जब 40 से उम्र ज़्यादा बढ़ रही थी तो हर बार एक ख्याल आता था कि भाई आप नौकरी कब तक करोगे। और पत्रकारिता भी जो मेरा दिल करे मैं वैसे ही करना चाह रहा था, यानी जहाँ वाकई में कुछ इन्वेस्टिगेटिव काम हो सकता है, वाकई में हम समाज के लिए कोई बड़ी चीज़ लाके समाज के सामने दिखा सकते हैं। और वो जो उम्मीद थी या वो जो जज्बा था, उस जज्बे में पुणेकर न्यूज़ एक छोटा सा बच्चा है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और पुणेकर न्यूज़ में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मुबारक अंसारी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुमित सिंह है, हमारे और एक डायरेक्टर अमित सिंह है। तो ये हमारा टीम एफर्ट है और हम चारों की जो मेहनत है, जो भाग दौड़ है, वो इक्वल है। तो ये चार पहिए जैसे है गाड़ी के, और हम लोग चल रहे हैं। हम लोग अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय आप जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बताएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं। एक्सीलेंट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी एंड एक प्रेस्टिजियस जॉब पोजीशन पे आप वहाँ रहे थे, उसको छोड़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पैकेज था। आई नो आई एम नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज दैट पैकेज हियर, लेकिन एक अच्छा पैकेज और फिर खुद का स्टार्टअप करना, एंड वो भी इस फील्ड में जहाँ पे कि बहुत चैलेंजेस हैं। आई थिंक जहाँ पे कि हर चीज़ के लिए आपको पहले जेब से खर्च करना है, अपनी ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है। इट माइट टेक 5 years, इट माइट टेक 7 years, एंड ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाउ, व्हाट डिड यू थिंक बिफोर टेकिंग दिस काइंड ऑफ रिस्क? देखिए, ये सवाल आपने मेरी जर्नी को लेके पूछा है, लेकिन इसमें आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बीएसआर। मुझे मालूम है, जब आप अपने कोच वाली दुनिया स्टार्ट कर रहे थे तो आपका पहला जो सेशन हुआ था वो पुणे के स्वारगेट के पास, मुकुंद नगर के पास एक जगह है जहां आपने आपका पहला सेशन लिया था। और मैंने आपके कई सारे वीडियो देखे, आपके कई सारे वीडियो से मैं प्रेरित हुआ। और वो वीडियो देख के या आपके जो सेशंस हैं, ऑनलाइन भी जो सेशंस हैं, उनको देख के एक हर बार मन में जिजीविषा थी कि अपना खुद का कुछ किया जाए, खुद का कुछ करना है। आप सही कह रहे हैं, टाइम्स में ज़िंदगी आराम से रिटायरमेंट तक पहुँचते कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम हो रहा था, करियर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था। लेकिन एक दिल में हर बार एक ये सवाल उठता रहता कि अगर खुद का कुछ करने की अगर कोशिश नहीं की तो रिटायरमेंट के बाद ये सवाल मन में कहीं ना कहीं मुझे कोसेगा कि शेखावत, तुम्हारी कोशिशों में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो ये जो हम कर रहे हैं आज, ये कोशिश है दिल ने जो कहा उसे पूरा करने की, मन ने जो सपना देखा
वहां तक पहुंचने की, और पत्रकारिता जो हम साफ सुथरी अच्छा पत्रकारिता करना चाह रहे हैं उसको लेकर एक छोटा सा प्रयास है। ऑसम। दोस्तों, टीकम शेखावत जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं और भाषा पे ज़बरदस्त कमांड है, स्पेशली हिंदी पे एंड इवन ऑन इंग्लिश ऑल्सो। एंड काफ़ी सालों से मैं उनसे परिचित हूँ। कई बार टाइम्स के साथ काम करने का हमें भी मौका मिला और आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान सहयोग रहा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पूरा जो केस हुआ अभी, इस केस के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को पता लगे, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि ऐसा हुआ, फिर मैनेज करने की कोशिश की गई, बट पुणेकर न्यूज़ ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आई नो यू वर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर, आपकी जो पत्रकारिता वो थी वो ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रही थी और नेशनल न्यूज़ ने भी उसे कवर किया। इनफैक्ट सभी लोग आपसे रेफरेंस ले रहे थे। सो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप ही को इन्वाइट कर लिया जाए इस पॉडकास्ट पे इस जी, चीज़ के बारे में जानने के लिए। आप सही कह रहे हैं। पुणेकर न्यूज़ को नेशनली फॉलो किया गया, हम लोग ट्रेंड कर रहे थे, और यहाँ तक मैं कहूँगा कि भारत के जो दो बहुत बड़ी टीवी पत्रकारिता के जो संस्थान है वहाँ से मुझे जॉब भी ऑफर किया गया ओह वाओ। पिछले हफ्ते भर में कि भाई आप हमारा एक सीनियर पोजीशन अगर आप संभालना चाहें मुंबई से या महाराष्ट्र से। मैंने उनको बड़े सम्मानपूर्वक प्यार से मना किया। लेकिन ये जो पुणेकर न्यूज़ वाली आपने बात कही, अ, दुनिया जो देख रही है पर्दे पर या स्क्रीन पर, वो शायद शेखावत है, लेकिन उसके पीछे की जो एक्चुअल मेहनत है उसका नाम है मुबारक अंसारी, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर है, हमारे ब्यूरो चीफ सुमित सिंह, और हमारे अमित सिंह जो डायरेक्टर हैं। तो ये हम सबका एक साथ जो मेहनत है वो है। इसमें साफ हुआ यूं कि 19 तारीख की बहुत सुबह 2:30 बजे के आसपास एक कार से एक बच्चा माइनर, हम लोग पत्रकारिता में माइनर का कभी नाम नहीं लेते, आपको सोशल मीडिया पे कई बार नाम दिखेगा, लेकिन आप अगर पुणेकर न्यूज़ को आप अगर फॉलो करते हैं या व्यूअर्स अगर देखते हैं, हमने पहले दिन से कभी भी नाम नहीं लिया, क्योंकि हम सिर्फ माहौल बनाने के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं, जिन उसूलों के साथ की जानी चाहिए उनके साथ करते हैं। तो रात के 2:30 बजे के आसपास ये लोग शराब पी के एक पार्टी से आ रहे थे, और उन्होंने सॉफ्टवेयर में काम करने वाले दो लोग, एक युवक और एक युवती, इनको पीछे से हिट किया और वो एक्सीडेंट में उसी समय गुजर गए। पब्लिक ने कार में जो लोग थे उनको पकड़ा, फिर पुलिस के पास सौंपा गया, थोड़ी मारपीट भी हुई उस समय, और उसके बाद सुबह सुबह 8 सवा 8 के आसपास पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर ली थी। ये केस बड़ा इसलिए बना क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो माइनर था जो गाड़ी चला रहा था, शराब पिया हुआ, माइनर है इसलिए लाइसेंस का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरी चीज, जो यरवड़ा पुलिस स्टेशन है जहां पर ये केस दर्ज हुआ, आप देखिए रविवार का दिन था, और रविवार के दिन ऐसा होता है कि जो पुलिस स्टेशन में जो होता है वो अधिकारी या वो लोग अक्सर अपने सीनियर्स को डिस्टर्ब नहीं करते छुट्टी वाले दिन। ओके। तो काफी कुछ येरवड़ा पुलिस स्टेशन के लेवल पर ही मैनेज करने की कोशिश की गई, और एक पत्रकार या एक संपादक के तौर पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, मैनेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसी कारण से ये दो लोग सस्पेंड भी हुए उस पुलिस स्टेशन के जो दो अधिकारी है। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मीडिया ने, और जब मीडिया की बात आती है साहब, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सबसे आगे हैं और हम सबसे बेहतर है, नहीं, तमाम मीडिया ने और कल्याणी नगर के लोगों ने, पुणे के लोगों ने, देश के लोगों ने इस मुद्दे को इतना उठाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री फडणवीस साहब, पुणे के जो कमिश्नर साहब है अमितेश जी, इन्होंने इस एफआईआर में 304 सेक्शन लगाया। अब 2 मिनट व्यूअर्स के लिए बता दूं कि अगर 304 ए है तो इसका मतलब है नेग्लिजिएंट ड्राइविंग। ओके। यानी गलती से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब 304 लगता है तो इसका मतलब है कि ये नेग्लिजेंट ड्राइवर नहीं, ये गैर इरादतन हत्या है। ओके। तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला हो जाता है, इनकल्पेबल होमिसाइड जिसे कहते हैं। और मुझे याद है फडणवीस साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2 दिन बाद, तो मैं एफआईआर की कॉपी लेके पहुंचा था वहाँ, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि साहब इनिशियली जब एफआईआर रजिस्टर हुई तो उसमें 304 ए था, 304 नहीं था, और उन्होंने इस बात को माना, कमिश्नर साहब ने माना, और जब ये बड़े लोग आए तब जाकर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर को चेंज किया, 304 उसमें ऐड किया। मैं ऐसा कहूंगा। सो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैनेज करते समय ये हुआ बड़ी लोकल लेवल पे, पुलिस स्टेशन के लेवल पे के डाल दिया गया, जबकि वो 304 होना चाहिए था। ओके। एंड इवन हमने सुना कि वो ससून हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ने सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स वगैरह, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो क्या मामला है, क्योंकि अगर मैं या कोई भी इंसान ड्राइव कर रहा है तो उसी का सैंपल होगा और किसी और का सैंपल उसकी जगह कैसे आएगा? देखिए आइडियली आप जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। ट्रू।
लेकिन जब पूरी कायनात किसी को बचाने के पीछे लग जाती है तो ऐसे माहौल में सब कुछ और बहुत कुछ हो सकता है। ट्रू। और ये पुणे पुलिस की मैं कहूँगा हमारे जो सीपी है अमितेश कुमार, उनकी कामयाबी है। ये उनका दूरदर्शी होना है कि उन्होंने 2 सैंपल भेजे थे। तो एक सैंपल के साथ तो ये डॉक्टर्स जो है अजय तावरे और डॉक्टर हलनौर, इन लोगों ने सैंपल चेंज करवा दिया। पुलिस ने जो केस दर्ज किया उस हिसाब से इन लोगों ने पैसे भी लिए हैं। इनका एक मिडिलमैन था जिसने 50,000 लिए और डॉक्टर्स ने 2.5 लाख लिए। हमारा मानना है पैसे और ज़्यादा इसमें गए शायद हैं। दिए गए होंगे। शायद नहीं गए हैं, ऐसा हमारा मानना है, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उस हिसाब से। और इन्होंने जो एक्यूज्ड है उसे बचाने के लिए सैंपल बदला, क्योंकि सैंपल की जो रिपोर्ट है जब ये केस ट्रायल में जाएगा वहां पर ये रिपोर्ट एज एन एविडेंस काम करेगी। ओके। और एविडेंस अगर नेगेटिव होता है, देखिए आज मामला गर्म है, पूरे देश की मीडिया इसे कवर कर रही है, लेकिन ट्रायल में जाते जाते 3 नए साल, मुद्दे आ 2 जाएंगे। साल, 5 साल। सो वहां पर सैंपल का बड़ा रोल होता है। और ससून हॉस्पिटल के जो कुछ डॉक्टर है, पूरे ससून हॉस्पिटल को बदनाम करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जो कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स हैं इन्होंने पैसों की एवज में जो एक्यूज है उसे क्लीन करने के लिए ऐसा किया। ओह ओके। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इतना बड़ा ये केस हुआ और ऐसे ही कई सारे क्राइम्स जो होते रहते हैं जिनको आप लोग कवर करते हैं, इन सभी में आपको क्लूज कैसे मिलते हैं, कैसे आपको डेटा मिलता है, कैसे आपको आइडिया मिलता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं व्यूवर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है केस तो कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन वी रियली वांट टू नो कि हाउ ए रिपोर्टर, जर्नलिस्ट या फिर क्राइम सीन्स को कवर करने वाले कैसे इनके बारे में सोचते हैं, कैसे चीज़ें निकालते हैं। बी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि यही यही जो काम है ये एक यूट्यूबर को और एक पत्रकार को अलग करता है। क्योंकि इस पर बहुत रील्स बनी, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे जब आप कोई इन्वेस्टिगेटिव काम करते हैं, कोई केस कवर करते हैं, उसमें आपके सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरे केस में या पुणे का न्यूज़ की हम बात करें, तो आप ऐसा मान के चलिए कि हमारे सोर्सेस बड़े अधिकारियों से लेके कोई प्यून भी अगर कोई आदमी है, तो हमें बहुत छोटी-छोटी 15 से ज़्यादा पुणे का न्यूज़ ने ब्रेकिंग स्टोरीज की है इस पूरे केस में। वाओ। 15 से ज़्यादा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इस एक्यूज की माँ को पुलिस ने आज तड़के, आज सुबह अरेस्ट किया है। हमने ये अरेस्ट होने वाला है, ये न्यूज़ हमने कल चलाई है, कल शाम को, कि ऐसा अरेस्ट होने, क्योंकि हमारे सूत्रों से जो आपका जो सोर्सेस हैं, और ये सोर्सेस आपको डेवलप करने पड़ते हैं, इसमें समय जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सोर्स जो है वो किसी लालच में या किसी प्रेशर में आपके साथ धोखा भी कर सकता है। तो आपको बार बार अपने सोर्स को रेटिफाई भी करना है कि वो कितना मजबूत है, वो कितना सही है। तो ये सब जो हमने डेवलप किया, इनसे जो हमको क्लूज मिलते थे, या थोड़ा बहुत आप ऐसा मान के चलिए कि जो सेक्शंस होते हैं, जैसे 304 ए की जो बात है, उसका नॉलेज होना, सोर्सेस और पुराना जो एक्सपीरियंस है, इसको मिला के जो एक कहानी बनती है, वो कहानी सत्यता के आधार पर कितनी उचित है, वो आपने ठोक बजा के चेक करना है। उदाहरण के तौर पर पुणेकर न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर होने के नाते मैं या हमारे जो साथी मुबारक सुमित, हम लोग जो सिस्टम बता रहा है हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग उस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम अपनी इन्वेस्टिगेटिव, हमारी जो टीम है, हमारे जो सूत्र हैं, क्योंकि सिस्टम आपको वो बताना चाह रहा है जो सिस्टम चाहता है। सिस्टम दुनिया के सामने जो लेके जाना चाहता है, सिस्टम आपको वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख के देगा। लेकिन एक अच्छा पत्रकार होने के नाते ये आपका काम और आपका धर्म है कि आप सच्चाई को सामने लाएं। और उसके लिए आपका अपना एक नेटवर्क होना चाहिए, आपके सोर्सेस होने चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लेट इट बी आईपीसी, लेट इट बी क्राइम को लेके जो भी एफआईआर क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होता है, रिमांड क्या होती है, कस्टडी क्या होती है, मजिस्ट्रियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है, ऐसी तमाम चीजें हैं। तो ये सब का जो लेखा जोखा है, उस बेस पर आपको सिस्टम से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। तो ऐसी बात है। एक्सीलेंट। आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था। हालांकि आप जानते ही हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं ज़्यादातर पैसे कैसे कमाएं, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगा कि ये मुद्दा थोड़ा सा आया, गरमाया हुआ था, तो इसको लेना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद क्या कोई कानून बनने की पॉसिबिलिटी है या कानून के स्ट्रिक्ट होने की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये जिस तरह से केस उठाया जा रहा है, इट माइट बी डेफिनेटली समथिंग वेरी सिंसियर, जैसे कि निर्भया के इसमें हुआ था। सो क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं रुके, और क्या किया जाए पब्लिक के लिए? आपका क्या संदेश है इसको लेके? बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है बी सर। और
जब हम काफ़ी सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं या कानून से जो जुड़े विशेषज्ञ हैं, वकील हो चाहे पुलिस के आला अधिकारी हो, उनसे जब बात होती है, तो निर्भया के बाद इस हम्म, केस ने देश, ये दूसरा ऐसा केस है जिसने देश को हिला दिया है, हम्म, झकझोर दिया है। हम्म, और इसमें हमारा जो सिस्टम है, उसमें इमीडिएटली आज के आज नहीं, बट आने वाले समय में आमूल परिवर्तन होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि इस पूरे केस में वो जो जज है, जिन्होंने एक्यूज को सजा के तौर पर 300 शब्दों का ऐसे लिखने के लिए कहा, हम्म, इसने हमारे सिस्टम का ये जो पूरा माहौल है, अब एक पत्रकार के तौर पर किसी जज पे डायरेक्ट कमेंट करना मुझे इतना उचित नहीं लगता। ट्रू, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मैं ये भी जानता हूँ कि वो व्यक्ति जब किसी केस में जजमेंट लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो जज है। उसके बाद में वो जेजेबी के मेंबर है, वो जज नहीं है। तो ट्रू, मेरा ये जो कमेंट है, ये जेजेबी के मेंबर के लिए है, हम्म, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जज हैं। तो ऐसे जो मेंबर है, जो ऐसे लिखने का कह रहे हैं, 304 जैसी इंपॉर्टेंट धारा में एक्यूज को इमीडिएटली बेल दे देते हैं, जिसके कारण ये केस पूरा गरमाया। तो ये सारी चीजें हमारी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, कुछ लोगों से बात हुई है महाराष्ट्र सरकार के, और वे लोग जेजेपी का सिलेबस उन्होंने एक नया बनाया है। वाओ, और उस सिलेबस का जून फर्स्ट वीक में, मतलब इसी महीने के इसी हफ्ते में, अलग अलग जिलों में जो मेंबर्स हैं, जो जज का काम करते हैं, खासकर जुवेनाइल केसेस जब आते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके कोई केसेस आते हैं, तो इनका कॉन्डक्ट कैसा होना चाहिए, इनका कमेंट कैसा होना चाहिए, ट्रू, ये एक्शन कैसा ले, किस तरीके से लेंगे, इस चीज की इनको ट्रेनिंग दी जा रही है इस हफ्ते। तो ये भी एक बड़ी कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जैसे अभी ये अक्यूज्ड जो है 17 साल की उम्र के बताए जा जी। रहे हैं, तो क्या इस केस में इन्हें एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा या मेजर की तरह ट्रीट किया जाएगा? बिकॉज न्यूज़पेपर में हर तरह की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि इनके साथ वो ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि ये दारू भी पी रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, मतलब सारे कंडक्ट तो 18 साल से ऊपर वाले हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना, इसको हमने एक पत्रकार के तौर पर और एक दूसरा है एक नागरिक के तौर पर, दोनों नजरिए इसमें अलग अलग हैं। हम्म, तो अगर हम आज की बात करें, हम्म, आज के कानून की बात करें, तो पुलिस को ये साबित करना होगा कि ये एक हीनियस क्राइम है। और हम्म, हीनियस का मतलब है कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें बहुत बड़ा कुछ गलत हुआ है, हीनियस। और वहां पर कानून व्यवस्था को एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, एक ऐसी एक्शन लेनी चाहिए कि आने वाले समय में लोग कतराएं, ऐसी गलती ना करें। अपने बच्चों को गाड़ी देने हाँ, से तो पहले। ये कानून में इस चीज को पुलिस को प्रूव करना होगा, हम्म, तब जाके ये क्लियर होगा कि भाई ये एडल्ट है या माइनर है। आज के तौर पे जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो कानून के दायरों में ये बंदा माइनर है। एब्सोल्युटली। सो दोस्तों, ये है इस केस की थोड़ी बहुत सच्चाई एंड इस केस के कारण क्या क्या हो रहा है उसके बारे में। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि हो सकता है हमारे कई सारे श्रोतागण पत्रकार बनना चाहें एंड आपकी तरह एक अच्छा करियर बनाना चाहें। तो कोई अगर पत्रकार बनना चाहे तो उसके लिए क्या क्या उसे करना चाहिए आज की डेट में? कितना चैलेंजिंग है और कितना ईजी है? देखिए, पिछले काफी समय से हमारी जो लाइफ है बीएसआर, वो ऐसी हो गई है कि मुझे याद है इतना, क्योंकि आप जो टीवी पर देखते हैं या आप जो साइट पर देखते हैं या वीडियोस में देखते हैं, वो 2 मिनट 3 मिनट की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन उसके पीछे जो काम है वो 16-16 घंटे का होता है। ट्रू। आप ससुन हॉस्पिटल में आप 8 घंटे वेट कर रहे हैं, आप पुलिस के कमिश्नर ऑफिस में आप वेट कर रहे हैं, सोर्स जो है वो आपको खबर तो दे रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा दिमाग में भर गया कि मुझे याद है मेरा बच्चा, उसकी मुझे मार्कशीट दिखा रहा था और वो कह रहा था कि पापा इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नाम की स्पेलिंग ऐसी आनी चाहिए। तो वो वेरिफिकेशन की जगह मैं उससे कह रहा था कि इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये तो आपने जो सवाल उठाया पत्रकारिता वाला, काम ऐसा करो, एक शेर है फिराक का कि आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरो मतलब कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं हमारे साथ के, आने वाली नस्लें तुम पर फक्र करेगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो आप अगर पत्रकारिता करना चाहते हो, तो नॉलेज कैपेबिलिटी से ज्यादा आपका जज्बा, मुझे लगता है वो करने का जो जुनून है वो होना चाहिए। True. जज्बा और जुनून है तो बाकी चीजें आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं उनसे इनकलकेट की जा सकती है, सीखी जा सकती है, किताबें पढ़ी जा सकती है, ऑनलाइन देखा सीखा जा सकता है। जी। लेकिन जुनून और जज्बा जो है, ये तो आपके भीतर, आपके खून में, आपके रगों में दौड़ना चाहिए। true. लेकिन स्टेप्स क्या हैं? जैसे कोई कोर्स करना होता है, जर्नलिज्म का कोर्स है हाँ, या काफी is there anything?
लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ में भारत में बैचलर्स लेवल पे पत्रकारिता के डिग्री कोर्सेज़ होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं, पीजी लेवल पे कोर्सेज़ होते हैं। इसके अलावा मास कॉम में काम होता है और मीडिया देश का इस समय जिस जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी संभावनाएँ हैं। लेकिन जुनून और जज़्बा है, तो आप एक फॉर्मल कोर्स कीजिए। फॉर्मल कोर्स करने के बाद पहले दिन आपको एडिटर बनने की ज़रूरत नहीं है। घिसना ज़रूरी है, भाग-दौड़ करना बहुत ज़रूरी है। अब जितना समय उसमें ग्राउंड पर दोगे ऑन ग्राउंड, जैसे इस पूरे केस में हम लोग यही कहते हैं कि भाई हमने हमने अच्छा काम किया, नहीं किया, हम ये नहीं कहेंगे, बिकॉज़ अच्छा काम तो देखिए पूरे मैं खुद देख रहा था ऑन ग्राउंड। अच्छा काम अमन सैयद ने किया है एएनआई से, जो हमारे दोस्त हैं। गीतेश शेड़के ने किया है। अच्छा काम गुणवंती ने किया, अच्छा काम मुबारक अंसारी ने किया है, अच्छा काम अभिषेक ने किया है, अच्छा काम और तमाम पत्रकारों ने किया है। लेकिन अच्छा काम इन्होंने इसलिए किया कि ये लोग ग्राउंड पे भाग-दौड़ कर रहे थे। सो ट्रू। तो आप एजुकेशन कुछ भी ले लो, ग्राउंड पर अगर आप भाग-दौड़ नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा काम इसमें और एक बता दूं, संदीप ने किया, अच्छा काम इसमें सत्यप्रकाश ने किया है। तो आपका नाम तब कॉइन होगा जब आप ग्राउंड पे भाग दौड़ करोगे। सो ट्रू, फैंटास्टिक। आप बहुत अच्छी शेरो शायरी भी करते हैं, तो शेरो शायरी या कोई कविता के रूप में सभी ऑडियंस को कोई ज़बरदस्त संदेश जो कि उनके जहन में आग लगा जाए, एक इंस्पिरेशन भर जाए। देखिए, इस पूरे इसमें कैसे कॉन्टेक्स्ट इसको जोड़ा जाए, ये एक बड़ा मसला है। लेकिन आपने सही कहा, शेरो शायरी से मेरा एक बहुत अच्छा राब्ता रहा है और है। और मुझे लगता है शेरो शायरी मुझे मेरे जुनून को जिंदा रखती है। तो मुझसे काफ़ी लोग, जब मैं नौकरी छोड़ रहा था और ये खुद का स्टार्ट करना चाह रहा था, तो काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे, भाई बेवकूफ़ हो, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब। और मैं, मेरे दोस्त लोग हैं, उनका सम्मान भी करता हूँ। उस समय मुझे ये शेर अपने आप पर मुझे याद आ रहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारी जो मजबूरी थी वो ये पत्रकारिता का जुनून था। अदरवाइज 3-3.5 लाख की नौकरी छोड़कर आप सब कुछ जो सेट है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वो छोड़कर अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं और अपने हिसाब से कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो वो आसान नहीं होता। तो वो जो मजबूरियां हैं वो यही थी कि वो जुनून जिंदा रहे। बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, बुढ़ापा आपके शरीर को हो सकता है कि झुर्रियों से भर दे, लेकिन आपका जुनून जब तक जिंदा है, तब तक मुझे लगता है आपकी आत्मा जिंदा रहेगी। और वो आपका शरीर के रूप में नहीं तो एटलीस्ट बाकी लोगों को एक मिसाल देते रहेंगी कुछ अच्छा काम करने के लिए, चाहे जिस भी दिशा में आप काम करें। पत्रकारिता एक बहुत छोटा एरिया है और 50 चीजें ऐसी है जिससे आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसी केस में आप देखिए ना साहब, हम क्यों उन टीचर्स की बात नहीं करते जो इस माइनर के जो पढ़ाते थे? क्या इस पूरे केस में दोषी ये माइनर अकेला या उसके घर वाले हैं? जो कोचिंग क्लासेस या स्कूल होते हैं, आप जब 100% लाते हैं तो आपका फोटो लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं कि भाई ये बच्चा है, इसने हमारे स्कूल से पढ़ाई की और हमारी ये स्कूल की फला फला फीस है। तो अगर कुछ गलत होता है तो उसका भी जिम्मेदार मुझे लगता है आप और हम समाज। क्या हमने, हमारे परिचित ऐसे लोग नहीं जो अपने बच्चों को 18 से कम में गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे कार, चलाने दे देते हैं? तो हम सभी अगर इससे सीख नहीं लेते हैं इस पूरे केस में, तो हम सभी भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं। अकेला केवल ये जो माइनर है या इसकी फैमिली, वो जिम्मेदार नहीं है साहब। सो ट्रू। सो दोस्तों, ये है ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, टिकमसा का फ्लेवर एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा होगा। जाने से पहले आपकी सफलता के 3 मंत्र अगर आप शेयर करना चाहें सभी के साथ तो। जुनून और जज्बा रखिए, अब जो भी लाइफ में या जीवन में जो भी करना चाहें। दूसरा, सफलता एक बहुत बड़ा शब्द है, जो आप जैसे जिन्होंने कोई मकाम हासिल किया है, आप कहें तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है सफलता एक सफर है और वो सफर में अगर आप चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं वो छोड़िए। आपको लगता है हर शाम जब आप बेड पर जाते हैं सोने और अपने आप से आप जब रूबरू होते हैं और आपको लगता है आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, केवल सोचने से नहीं, उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी देखिए, तो आप वो जो सफर है वो सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनसे घबराइए मत। प्रॉब्लम सभी को है, हर व्यक्ति के घर पर, उसके जीवन में, मेडिकली भी, खासकर आप जैसे, मैं 40 मैंने क्रॉस कर दिया, 40 से ऊपर हूँ, तो कई बार आपको बीपी हो सकता है या थायराइड हो सकता है। आपको इनसे डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जब तक जिंदा हो, हर दिन
उसी तरीके से जियो जैसे आपने शुरुआत की थी। क्या बात है। तो दोस्तों ये हैं छोटे छोटे नुस्खे और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत काम की बातें हैं। उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इसे शेयर भी कीजिएगा, इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपके कोई और सवाल है इसी केस से रिलेटेड या इसी तरह की किसी क्रिमिनल केस या किसी और पत्रकारिता से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर भेजिए। मैं टीकम जी को फिर से अपने चैनल पर लाना चाहूँगा ताकि आप सभी के उन सवालों का उत्तर दिया जा सके। दोस्तों सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सवालों से भी इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारियाँ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सभी जिम्मेदार हैं। एक चीज़ जिम्मेदारी पे मुझे याद आई, जो जी। मुझे याद लगता है कि जी। सबको याद कराना चाहिए। कहते हैं कि टेम्परेचर आज की डेट में 45, 47, 48 हो गया है एंड हम इसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। जी। एंड लोग कहते हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं, अरे यार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन सभी को विकास चाहिए था, सभी को कंक्रीट के जंगल चाहिए थे, सभी को मॉल्स चाहिए थे, सभी को मेंटल से सड़कें भी चाहिए ऊपर था। रहना है। तो बस उसी का खामियाजा ये है दोस्तों, आज हम सभी को मिनिमम ये समझ लीजिए आप 50 करोड़ पेड़ के आसपास लगाने हैं। अगर ये नहीं लगे तो ये टेम्परेचर आज 48 पे है, ये बहुत जल्द 57, 60 पे भी जा सकता है। बिल्कुल। और अगर ये गया तो 57, 60 के आसपास इंसान जिंदा नहीं रह सकता। आप सोच रहे हैं कि आपके घर में एसी है और वो एसी आपको बचा लेगा, दोस्तों इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो मेक श्योर हम सभी मिलके थोड़े से जिम्मेदारी लें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं, और अगर पेड़ ना लगाएं तो एटलीस्ट कार्बन, क्या कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, इलेक्ट्रिसिटी का कम खर्चा करें, पानी को कम वेस्ट करें, प्लास्टिक वगैरह को कम से कम यूज़ करें एंड अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। दोस्तों ये आपने सुना टीकम जी शेखावत को, एंड आप उन्हें फॉलो ज़रूर करें ट्विटर पे @टीकम शेखावत, TIKAM शेखावत। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इनके ट्विटर हैंडल का लिंक दे दूंगा। बट बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने लायक है। ये तो हमने एक केस के ऊपर चर्चा की, कभी साहित्य के ऊपर, कभी हिस्ट्री के ऊपर, कभी मूवीज़ के ऊपर, कई सारी चीज़ों के ऊपर इनके साथ मैं चर्चा कर सकता हूँ और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन लगेगा। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू फॉलो हिम। एंड टीकम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ा मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। एंड दोस्तों बस इसी तरह के आपके माइंड में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें अगर हो रही है और आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आपको बहुत पसंद है और हमारे पॉडकास्ट पे आप देखना चाहें तो हमें ज़रूर सजेस्ट करें। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 आ रहा है 3 जुलाई से 30 जुलाई तक। ये प्रोग्राम आप अपने घर बैठे हुए अपने परिवार के साथ ज़रूर देखें। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक 6 सीज़न हो चुके हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। लोग टीकम सा वेंटिलेटर पे इस प्रोग्राम को देख के कोरोना में, कोविड में वहाँ से बाहर निकले हैं, हज़ारों लोगों को हौसला दिया है। एंड दोस्तों हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, कोई भी आपकी ज़िंदगी का इशू है, आपका सोल्यूशन बाहर नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इस प्रोग्राम में आप पूरी तरह से डिटेल में सीखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, कैसे ट्रेन करें, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे पैसा भी बहुत सारा कमाएं। सो स्टे ट्यून्ड। 3 जुलाई से 30 जुलाई रोज रात को 8 से 9:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल कोच BSR पे रोज मुझसे जुड़े। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, अभी रजिस्टर करें। See you in the magic of thinking rich. Thank you so much. आपने हमें बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू टीकम साहब, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।